करना है यहाँ पे गोलीय दर्पण में F = R/2। ठीक है, F क्या होता है तो फोकस दूरी होता है और R क्या है वक्रता त्रिज्या है। हमने यहाँ पे लिखा है गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में हमको सिद्ध करना है F = R/2। गोलीय दर्पण जो होता है वह दो प्रकार का होता है, या तो उत्तल दर्पण हम ले लें या फिर अवतल दर्पण ले लें। तो हम यहाँ पे लिए हैं, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हमने लिया है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमें सिद्ध करना है क्या, F = R/2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है आधा होता है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये डायग्राम जो है इसमें हमने लिया है एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ये, और इसमें हमने ये यहाँ पे ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, ये जो है आपका पीसी प्रधान अक्ष है। अगर बात मतलब पी से होके जाने वाला जो रेखा है वह है प्रधान अक्ष। अगर बात करें हम पीसी की तो पीसी हो जाएगा आर, पीसी जो है वो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या यानी कि पीसी को हम आर कह सकते हैं। और वैसे अगर पीएफ की बात करें तो पीएफ यहाँ पे फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा प्रधान अक्ष है ये, और इसी प्रधान अक्ष के समांतर हमने एक किरण खींचा है, एक किरण जो कहाँ अवतल दर्पण पे बी पे आके टकरा रही है। वो किरण कौन है, ए बी है, ए बी पे आके टकरा रही है और बी पे टकराने के बाद परावर्तित हो रही है, यानी मुड़ करके आ रही है, कहाँ बन रही है BF, यानी कि ये हो गई परावर्तित किरण और ये हो जाएगी आपतित किरण। ठीक है, और ये हो गया आपका दर्पण। तो ये आपका हो गया AB, दर्पण पे टकराने के बाद से क्या हो रही है परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पे हम परावर्तन का अगर नियम लगाएंगे तो हमारे पास एक ये रेखा हो गया आपका आपतित किरण यानी AB, तो यहाँ पे बनाएगा कोण I, आपतन कोण बनेगा I। ठीक है, और उसके बाद से ये परावर्तित होकर के बन रही है BF, तो ये हो जाएगा परावर्तन कोण R। ठीक, अब परावर्तन का नियम हमने पढ़ा है, तो परावर्तन के नियम में होता क्या है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर होता है। परावर्तन के नियम में परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें नियम होता है कि आपतन कोण जो होता है I वह परावर्तन कोण R के क्या होता है बराबर होता है। तो हम देखेंगे आपतन कोण यहाँ पे हो जाएगा ABC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कोण ABC बराबर हो जाएगा किसके, तो कोण इसके R के, मतलब I जो होगा वो R के बराबर हो जाएगा। तो I वाला है कौन ABC और R वाला है कौन तो CBF। ठीक है, CBF, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण CBF के। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद से हम आगे अगर देखें तो ये हो गया आपका अभिलंब हो जाएगा बीच में। ठीक, तो ये हो गया आपका आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R। तो आपतन कोण यानी कि ABC बराबर हो जाएगा किसके CBF के। ठीक, अब एक चीज आपको हम समझाना चाहते हैं कि ये जो प्रधान अक्ष था उसके समांतर हमने AB खींचा था, तो ये एक रेखा हो गया और एक इसके समांतर रेखा हो गया, और ये दो समांतर रेखाएं हैं, और इस दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके अंतर एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। कोई भी दो समांतर रेखा हो, अगर उसको कोई तिरछी लाइन तिर्यक रेखा कोई काटे तो उसके अंतर एकांतर कोण क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा वह इसके क्या होगा बराबर होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये AB इसके समांतर है, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर है, और इसको एक तिर्यक रेखा कौन काट रही है तो BC काट रही है। ठीक है, तो BC के यहाँ जो कोण बना है I, उसके अंतर एकांतर कोण यानी कि इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक ना, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो I होगा इसके क्या हो जाएगा बराबर। तो I कहाँ बना है तो ABC पे बना है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ABC बराबर, यहाँ C के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या होगा C के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से BCF। ठीक है, तो ABC कोण बराबर हो जाएगा किसके कोण BCF के। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अगर हमें लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से, क्योंकि ये परावर्तन के नियम से दोनों बराबर हो गया, और ये जो हो जाएगा अंत एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या है एकांतर कोण है, इसलिए दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। और यहाँ पे लिख लेंगे क्या तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन नियम से ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए ये दोनों इक्वेशन हम बना लिए हैं। अब दोनों इक्वेशन में आप देखिए दोनों समीकरण का बायां पक्ष क्या है बराबर है। पहला समीकरण जो है एक कोण ABC बराबर है किसके कोण CBF के, और वैसे ही समीकरण 2 में कोण ABC बराबर है कोण BCF के। तो दोनों समीकरण में बायां पक्ष क्या है बराबर है। तो किसी भी दो समीकरण का अगर बायां पक्ष बराबर हो तो दाहिना क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों का दाहिना पक्ष बराबर कर लेंगे, तो लिखेंगे कोण
CBF समीकरण 1 का है, दाहिना पक्ष कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCF के। ठीक है, इसको हम कर देंगे इक्वेशन 3। अच्छा छोड़ देंगे, रहने दीजिए, तो वही इक्वेशन होगा कोण CBF बराबर हो गया किसके, कोण BCF के। और चूंकि इसको हम थोड़ा डायग्राम में आपको दिखाना चाहते हैं, कोण CBF चलिए CBF यानी कि R वाला है, और कोण BCF यानी C वाला है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज हो और इस त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो तो उनके आमने सामने की जो भुजा होती है, यानी कोणों के सामने की जो भुजा होती है वो भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे पहले कोण CBF को। ठीक है, कोण CBF यानी कि R के सामने जो भुजा है वह हो जाएगा कौन, CF। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे CF हो जाएगा, और यहाँ पे कोण BCF है, BCF तो BCF C के सामने हो जाएगा BF। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, चूंकि इसलिए अब CBF के सामने हो जाएगा CF और बराबर BCF के सामने हो जाएगा BCF के सामने हो जाएगा BF। तो CF बराबर BF, इसको हम समीकरण 3 कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 3 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब इसके आगे हम देखेंगे, थोड़ा डायग्राम में आएंगे। मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P यहाँ पे दिख रहा है वो बिंदु P के काफी नजदीक है। हम ऐसा मानेंगे कि ये जो बिंदु B है वह इस P के काफी नजदीक है, यानी कि ऐसे भी मान सकते हैं कि बिंदु P और B समपाती है। यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि बिंदु B P के काफी नजदीक है या निकट है, काफी निकट है, तो क्या हो जाएगा, अगर निकट है या संपाती है तो ये B यहाँ आ जाएगा, तो ये BF जो बन रहा था वह PF पे आ जाएगा, यानी कि जो PF होगा, ये वाला PF जो PF होगा वह BF के क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब ये B यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला PF और ये BF दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो PF बराबर BF हो जाएगा। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 पे। तो समीकरण 3 हमारा है CF बराबर BF, और समीकरण 4 है हमारा PF बराबर BF। तो 3 और 4 दोनों समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा दोनों समीकरण का, यानी 3 और 4 का दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है। तो समीकरण 3 और 4 का अगर दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, तो दोनों का बायां क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि समीकरण 3 का बायां पक्ष CF, समीकरण 4 के बायां पक्ष PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी CF बराबर PF हो जाएगा। इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे। ठीक, इसके बाद से हम आते हैं फिर डायग्राम में और देखेंगे PC। तो PC को अगर हम देखें ध्यान से तो PC हमारा क्या है, तो P हो गया प्रधान, अब मतलब ये P और ये हो गया आपका C। तो PC को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, PC हो गया R, PC होगा वक्रता त्रिज्या। तो PC कैसे आएगा, तो PC लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो PC के लिए P से हम F तक चलेंगे, यानी कि PF प्लस में CF। तो यहाँ पे लिखेंगे हम PC। तो PC बराबर कैसे आएगा PC, तो PC के लिए PF प्लस CF, PF प्लस CF होगा ना। PC यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो PC के लिए जब P से चलना शुरू करेंगे तो F तक पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगा PF, और फिर F से चलेंगे यहाँ तक तो CF, यानी PF प्लस CF हो जाएगा। ठीक है, PF प्लस CF। अब मल्टीप्लाई करके PC को PC ही रहने देते हैं, या फिर चाहे तो हम PC को R भी लिख सकते हैं, क्योंकि PC क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। पहले भी हमने बताया था, स्टार्टिंग में आपको बोला था कि PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है। फिलहाल अभी रहने देते हैं, PC का PC हो गया, और PF के लिए हम PF ही रख लेते हैं। चलिए PF के लिए PF ही रख लेते हैं, और प्लस में CF। तो आप समीकरण 5 को देखिए कि CF जो है वह PF के क्या है, बराबर है। तो अगर हम चाहें तो इस CF के जगह पे क्या रख सकते हैं, PF। तो यहाँ पे है CF, तो इसके बदले हम रख लेंगे यहाँ पे PF। फिर डायरेक्ट यहाँ PC और बराबर में PF और PF जोड़ेंगे तो 2PF हो जाएगा।
2pf डेट इम्प्लाइज पीसी। पीसी क्या है? तो वक्रता त्रिज्या है, वही आपको बोले थे कि अभी रख लीजिए चाहे बाद में भी रख सकते हैं। तो पीसी क्या है? तो वक्रता त्रिज्या है, जिसको हम आर से लिखेंगे और बराबर 2 का 2 हो गया। और पीएफ क्या है? तो हमने पहले इंडिकेट कर दिया है कि पीएफ क्या है, तो हमारा फोकस दूरी है, यानी फोकसांतर है, स्मॉल एफ लिखेंगे। तो 2 का 2 हो गया और पीएफ के बदले हम स्मॉल एफ लिख लेंगे। तो हो गया हमारा आर इक्वल टू 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी का दुगुना होता है। अब यहीं से हम चाहें तो r लिख करके r इक्वल टू, चाहे इसको हम इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 2f इक्वल टू r, और यहीं से हम लिख लें अगर r इक्वल टू f इक्वल टू, तो ये हो जाएगा r और ये दो गुणा में तो इधर हो जाएगा भाग में, यानी f इक्वल टू r/2 हमारे यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह से हमने गोलीय दर्पण में यानी कि अवतल दर्पण में हमने सिद्ध कर दिया कि f जो होता है वह r/2 के बराबर होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया।